नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हमारा टॉपिक है तृतीय विश्व। तृतीय विश्व तथा गुटनिरपेक्ष। तृतीय विश्व का आशय क्या है? हम कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत स्थापित हुआ था वो प्रथम विश्व था। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी ताकतों के अधीन जो विश्व था उसे हम द्वितीय विश्व कहते हैं। इसी प्रकार नव स्वतंत्र जो आपके उपनिवेश साम्राज्यवादी नीति के तहत मुक्त हुए थे, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसमें कैरिबियन सी और दक्षिणी अमेरिका शामिल है, इनको हम तृतीय विश्व की श्रेणी में रखते हैं। इनको तृतीय विश्व की श्रेणी के अंतर्गत इनका आर्थिक विकास जो उपनिवेश के कारण बिल्कुल चौपट हो चुका था और इनकी संसाधनों का सारा उपभोग आपके प्रथम और द्वितीय विश्व ने उठा लिया था, जिसकी वजह से इनकी अवस्था एक जर्जर अवस्था के रूप में थी। अब इस जर्जर अवस्था से उठाने का प्रयास आप आगे देखेंगे कि भारत के पंडित नेहरू के द्वारा, मिस्र के नासिर के द्वारा, युगोस्लाविया के टीटो के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसे बोलते हैं गुटनिरपेक्ष। ठीक। अब तृतीय विश्व के जो देश थे इनके अंदर आपसी संगठन इस वजह से था कि ये सारे देश अपने आप को औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीति के तहत प्रताड़ित महसूस करते थे और भविष्य में इनको किसी प्रकार से इस रूप में दोबारा परिणित होने से बचने के लिए इन्होंने इस आंदोलन के अंदर सहयोग दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार विश्व की दो महाशक्तियों के बीच इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी परिणति सही साबित होती है। गुटनिरपेक्ष के तहत इन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों वर्गों से अपने आर्थिक हित को प्राप्त करने का कोशिश करते रहे, लेकिन किसी भी तरह से ये इन गुटों में शामिल ना होकर अपना अस्तित्व बनाए रखा। अब कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या सीमाएं रही, तो सीमाएं बहुत थी। उस समय जब ये गुटनिरपेक्ष बना था उस समय कई उपनिवेश, अफ्रीका उपनिवेश जो राइट जो रंग भेद की नीति से प्रभावित था, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उसमें किसी प्रकार से विरोध करने पे भी उसका साम्राज्यवादी देशों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवादी देशों के अधीन स्वायत्त परिषद जो के तहत अल्प विकसित राष्ट्रों को विकसित करने के रूप में अल्प विकसित राष्ट्रों के संरक्षण में रखा गया, उनको किसी प्रकार से आज़ादी नहीं मिली। तो इस प्रकार आप देखेंगे सफल असफल के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता भी है। वर्तमान परिदृश्य साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों के तहत नहीं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण देशों का भूमंडलीकरण हो गया। भूमंडलीकरण के कारण आज उनकी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वो प्रतिबंध किस तरह से सहायक हो या ना हो, इसका विरोध आपके गुटनिरपेक्ष मंच के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे पर्यावरण के सुरक्षा का हवाला देकर गुटनिरपेक्ष यानी आपके तृतीय विश्व के जो देश हैं उन पे उनके जो उत्पाद होते हैं उन पे रोक लगा दी जाती है, जिसके अंदर पर्यावरण का नाम लेकर
कि इस पे आप पर्यावरण को हरण पहुंचा रहे हैं, इस वजह से उन पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे बाल श्रम के नाम पर उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं उतरने दिया जाता, उनका विरोध किया जाता है, जिसके अंदर आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन अहम भूमिका निभाता है। इसी प्रकार आतंकवाद का जो मुद्दा है वो आपको इन्हीं देशों में देखने को मिलता है, जिसके तहत अमेरिका जिस चाहे उस देश पे हमला करके अपना अस्तित्व दर्शाने का प्रयास करता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने में सफल साबित होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि वर्तमान परिदृश्य के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने स्वरूप में विभिन्नताओं के बावजूद भी अपना अस्तित्व बचाने में सफल साबित हो रहा है और भूमंडलीकरण की नीति का पुरजोर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे विरोध करता रहता है। ठीक, अब मैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बात करूं तो तृतीय विश्व युद्ध आपके शीत युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियां, जिसके अंदर एक पूंजीवादी अमेरिका के नियंत्रण में, एक साम्यवादी रूस के नियंत्रण में, जिसकी वजह से आपको शीत युद्ध का प्रारब्ध देखने को मिलता है। इस शीत युद्ध की वजह से विश्व दो समुदाय के अंदर विभाजित हो गया था, जिस वजह से जो उपनिवेश अभी अभी आज़ाद हुए उनका जो नव स्वतंत्र देशों का परिप्रेक्ष्य में हम इसको तृतीय विश्व की अवधारणा देखते हैं। ठीक है, इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देश शामिल हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर आपके कैरिबियन सी वाले और दक्षिण अमेरिका के कंट्री शामिल हैं। उसके बाद आप इसका राजनीतिक संदर्भ देखेंगे तो राजनीतिक संदर्भ में तृतीय विश्व का अर्थ पश्चिमी पूंजीवादी तथा पूर्वी साम्यवादी इन गुटों के समांतर, यानी जब दोनों गुट जब उपस्थित थे उस समय ये आज़ाद हो रहे थे। ये नव स्वतंत्र देश जिनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोनों गुटों में शामिल ना होकर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन्होंने एक गुट बनाते हैं, नाम नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसे बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे इसकी उपलब्धियाँ तृतीय विश्व युद्ध की रहती है, जिसमें युद्धोत्तर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद में शीत युद्ध के दौरान इन्होंने अपने स्वतंत्रता और पहचान के लिए परस्पर प्रोत्साहन मिलता रहा। इन्होंने आपस में सहयोग रखा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार से साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के तहत आर्थिक शोषण के उपरांत हुई थी, जिस वजह से इनके हित आपस में मिलते जुलते थे, जिस वजह से इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया। नेहरू ने इसका प्रयास सबसे पहले किया था 1947 के अंदर। इन्होंने पहचान के लिए, स्वतंत्रता और पहचान के लिए दिल्ली के अंदर एक एशिया संबंध सम्मेलन बनाते हैं आज़ाद होने के बाद। इसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने भारत के स्वतंत्रता में भाग लिया था, उन सब ने भाग लिया, एशिया संबंध सम्मेलन बनाया। 1939 में जब इंडोनेशिया आज़ाद हो जाता है तो इसकी स्वतंत्रता के मुद्दे पर नई दिल्ली के अंदर इसका द्वितीय सम्मेलन बुलाया जाता है, एशिया संबंध सम्मेलन का। ठीक है, 1955 में बांडुंग सम्मेलन इसके तहत ही बुलाया जाता है कि ये जो उपनिवेश तृतीय विश्व के हैं जो अभी आज़ाद हुए हैं, उन उपनिवेशों को आपसी तृतीय विश्व के पहचान दिलाने के लिए ये सम्मेलन होते थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय विश्व ने मिलकर यूएनओ व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मिलकर मतदान किया। कुछ समय बाद यूएनओ के जो सदस्य थे, आपको कहा है यूएनओ के जो भी देश सदस्य होंगे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सब उसके मेंबर होंगे। इस तरह से आपके तृतीय विश्व के रूप में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का इसमें
संख्या बल के आधार पर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए इनकी मतदान प्रणाली पे इनकी बातें सुनी जाने लगी। तो जैसे उपनिवेश और साम्राज्यवादी विरोधी युद्ध के लिए इन्होंने बोला, ठीक है, अपने मतदान देते थे, परमाणु अस्त्रों का विरोध करते थे, रंग भेद की नीति का यानी एप्था राइट का इन्होंने विरोध किया। मतदान पद्धति के द्वारा साम्राज्यवादी विरोधी युद्ध, परमाणु अस्त्रों का विरोध और रंग भेद नीति के तहत एप्राथाइट का विरोध किया। ठीक है। गुटनिरपेक्ष विरुद्ध राजनीति, इसमें बहुत हद तक उनके राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता बची रही, यानी दोनों गुटों ने ना साम्यवादी का सहारा लिया, ना आपके पूंजीवाद का लिया, और अपना एक अस्तित्व अलग ही तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका हमें रूप देखने को मिलता है गुटनिरपेक्ष के सदस्य दोनों ही दलों से अपनी दूरी बनाए रखते थे, और यदि कोई दल उनको स्वेच्छा से उनकी मदद करता था तो उसको लेने में भी हिचकिचाते नहीं थे। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाया। ये इसकी उपलब्धियां हैं। लेकिन चुनौतियां आपको समझ में आ गया कि शीत युद्ध के बाद दो पद्धति, इसके तहत उन दोनों को शामिल करना, दोनों गुटों में आपसी संघर्ष कि ये मेरे गुट में आए, ये गुट में आए, तो आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार कि तृतीय विश्व के जो देश हैं इनको इन्होंने आपस में बांटना शुरू किया। आपके पूर्वी यूरोप के अंदर साम्यवाद, एशिया के अंदर इन्होंने क्षेत्र, अफ्रीका के अंदर इन्होंने क्षेत्र स्थापित किए। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध का काल था। तो तृतीय विश्व के क्षेत्र जो थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये अशांत रहे तथा इन दोनों शक्तियों के बीच का क्रीड़ा स्थल मतलब खेल का मैदान रहा कि आपको शामिल किया जाए नहीं किया जाए। इस वजह से इनका जैसे यूनान, टर्की, ये सब इसी के एग्जाम्पल है आपके तृतीय विश्व युद्ध में जो शीतकाल के दौरान आपके देखने को मिलते हैं। यूएस की डॉलर पॉलिसी, डिप्लोमेसी आपको मैंने बताया था। मिस्र में सुएज नहर का निर्माण, इसमें आसवान बांध बनाने के लिए आपके अमेरिका सहायता देता है, लेकिन उसको जब पता चलता है सोवियत संघ का इससे शस्त्र अस्त्र का व्यापार वाणिज्य है तो इसकी रोक दी जाती है। बाद में जब ये स्वतंत्र होता है तो इसके विकास के अंदर कार्य, जब मिस्र, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर इस पर हमला करते हैं, बाद में इसके कौन सी डिप्लोमेसी खेलता है, ये आर्थिक डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी मतलब उसको आर्थिक सहायता दो, उसकी संप्रभुता हमारे पास गिरवी रख ली जाती थी। इस प्रकार की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, तो इनको विकास कार्य के लिए धन की आवश्यकता थी। धन के लिए ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब शीत युद्ध के पतन के बाद में आप देखेंगे किस प्रकार भूमंडलीकरण की नीति के तहत यही तृतीय विश्व के देश आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। अब ये विश्व की संस्थाएं जो आप यूएनओ के अंदर पढ़े थे, उसकी संगठक संस्थाएं, विश्व मौद्रिक संघ फंड, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक, ये क्या करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व बैंक, ये क्या करती है, इनको आर्थिक सहायता देती है, बदले में इनका आर्थिक दोहन करती है, यानी यहाँ पे बाज़ार विकसित करती है। जो इनके खुद के मूल मार्केट होते हैं वो क्या करते हैं, लॉप्स हो जाते हैं, उनकी खुद की संस्कृति ख़त्म, उनकी खुद की जो उद्योग जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि थी उनको समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का चुनौतियाँ हैं। फिर WTO का शिकंजा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य ही यह है कि आपस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन से देश किस से कोई सामान खरीदे जाते हैं, तो वो सामान पर्यावरण के स्तर पे, बाल श्रम के आधार पर किस प्रकार से उन पर रोक लगाई जाए, कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह के मुद्दे पर जो पूंजीवादी और साम्यवादी देशों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उन सब का खामियाजा अल्प विकसित यानी तृतीय विश्व के देशों पर थोपा जाता है, और जो वर्तमान में अपना औद्योगिक विकास नहीं कर पाए। इस प्रकार की रणनीति रहती है जो चुनौती आपको देखने को मिलती है आपके तृतीय विश्व युद्ध के देशों के बीच में। उसके बाद आप आगे देखेंगे
इस सब से चुनौतियों से दूर रहने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। प्रयास करके इनको अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। वो संगठन आपके प्रारंभ तो नहीं किया, प्रारंभ संगठन के रूप में नहीं, लेकिन इसका प्रयास आपके सबसे पहले नेहरू जी एशिया संबंध सम्मेलन के रूप में करते हैं 1947 के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे कि 3 देश के प्रधान नासिर, टीटो और नेहरू, ये तीनों मिलकर एक संस्था के निर्माण का सपना देखते हैं, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कि ना तो पूंजीवादी गुट में जाओ, ना साम्यवादी गुट में जाओ, और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विधिवत स्थापना 1961 के अंदर होती है बेलग्रेड में, इसका प्रथम सम्मेलन होता है। ठीक है। उसके बाद इसके जो मूल है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको एक अपनी संस्कृति और अपनी पहचान बनाना जरूरी थी। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा मार्च 1947 में मैंने बताया पहला प्रयास किया गया एशियाई संबंध सम्मेलन, जो कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। उसके बाद बांडुंग सम्मेलन आपके गुटनिरपेक्ष जो देश थे उनके राज्य सरकारों के प्रधान, जो उनके जिसका किसी का उच्च पद आपके राष्ट्रपति का, किसी का प्रधानमंत्री का, तो उनका सम्मेलन था जो बांडुंग में हुआ था। ये प्रथम सम्मेलन था। ये चलता है 1 से 6 दिसंबर 1961 तक, और इसमें 25 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। बांडुंग सम्मेलन आपके इंडोनेशिया के अंदर, बांडुंग सम्मेलन 17 से 24 अप्रैल 1955 के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें एशिया अफ्रीका देशों का सम्मेलन, जिसमें 29 देश भाग लेते हैं। बांडुंग सम्मेलन जिसकी नींव यानी ये इसका अल्प विकसित रूप यानी शिशु अवस्था के अंदर जो बोल सकते हैं हम, वो बांडुंग सम्मेलन था। जिसके बाद में आप देखेंगे बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर अब ये अपनी अवस्था का रूप लेगा, और 1961 में ये नॉन अलायंस मूवमेंट के रूप में गुटनिरपेक्ष के नाम से अस्तित्व में आएगा। बेलग्रेड में इसके प्रधानों का सम्मेलन होता है सबसे पहला 1961 में, जिसमें 25 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। इसकी सदस्यता बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर ही आपको अल्जीरिया अभी तक क्या था, राष्ट्रीय मोर्चे पे अल्जीरिया अभी राष्ट्रीय, ये अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीय मुक्ति दल इसके अंदर भाग लेता है, भाग लेके इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। इसी प्रकार सेवापो नामक संगठन जो अफ्रीका का, ये इसमें भाग लेता है और सदस्यता ग्रहण करता है। उसी प्रकार आप देखेंगे फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा जो इजराइल से विवाद के बाद यासर अराफात का, ये भी इसकी क्या कर लेता है, सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार इसकी सदस्यता के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। ये उत्तरोत्तर वृद्धि आपको इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये दोनों गुटों से अपना संबंध विच्छेद कर अपने लिए क्या करना चाहते थे, अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सहारा लिया। ठीक है। कुछ हद तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रभावी भी रहता है। ठीक। बेलग्रेड सम्मेलन जब आयोजित हुआ था, तो ये इसका बेलग्रेड सम्मेलन में जब नाम का अस्तित्व आता है, इससे पहले एक घटना हो जाती है जो मैंने आपको अफ्रीका के एकीकरण में बताई। 1960 के अंदर मुक्ति दिवस, अफ्रीका मुक्ति दिवस बोलते हैं इसको। अफ्रीका मुक्ति दिवस के अंदर आप देखते हैं कि उस समय 1960 के अंदर आपके 17 उपनिवेश क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अफ्रीका के एक साथ 1960 में, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपन स्वतंत्र होते हैं, जिसकी वजह से इसे मुक्ति दिवस के रूप में मुक्ति दिवस किसके, मुक्ति नस्लीय भेदभाव की यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, इसको नस्लीय भेदभाव की मुक्ति से।
तो इसलिए इसकी नस्लीय भेदभाव से मुक्ति के यूएनओ के द्वारा घोषणा और एक सम्मेलन होता है। इनकी स्वतंत्रता पे क्या कर दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है। अब इसकी उस मोहर लगाने के अंदर 5 गुटनिरपेक्ष जो स्थापना हो चुकी थी, तो गुटनिरपेक्ष वाले इसके अंदर भाग लेते हैं नेता, जिसके अंदर आपके भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, उसके बाद नासिर आपके मिस्र के, उसके बाद में आपके टीटो आपके यूगोस्लाविया, उसके बाद में इंडोनेशिया जो अब आज़ाद हो चुका था इंडोनेशिया, जिसके राष्ट्रपति सुकर्णो, उसके साथ आपके एन क्रूमा आपके घाना के राष्ट्रपति थे जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इस किस्में जो आपके यूएनओ के द्वारा ये नवस्वतंत्र राष्ट्रों को मुक्ति, नस्लीय मुक्ति और औपनिवेशिक देश से मुक्ति के आधार पर इनके ऊपर क्या लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है कि हाँ अब आप क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है, आप किसी भी देश के गुलाम नहीं हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन तृतीय विश्व के देशों ने अपनी संस्कृति और पहचान, स्वतंत्रता और पहचान संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस संस्था का स्थापना की, जो एन केन प्रकरण वर्तमान परिदृश्य में भी हमें इसका अस्तित्व होना जरूरी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आज भूमंडलीकरण, पूंजीवादी व्यवस्था, जब 1991 में रूस का विभाजन हो गया, उसके बाद साम्यवादी शक्ति ख़त्म, शीत युद्ध ख़त्म, इस वजह से विश्व की एक महाशक्ति के रूप में आपको अमेरिका का अस्तित्व दिखाई देता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसका उद्देश्य ही अपना लाभ कमाना था, जिसकी वजह से ये जो उपनिवेश तृतीय विश्व के एशिया, लैटिन अमेरिका और आपके अफ्रीका, इन देशों को विकास कार्यों के लिए ये ऋण देता था, जिस वजह से इनकी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। तो इनको रोकने का प्रयास आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन करेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर हमें भूमंडलीकरण के दौर के अंदर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से WTO, विश्व की संस्थाएं आपका किस प्रकार से आर्थिक शोषण कर रही है, उससे बचाने के अंदर यूएनओ के अंदर अपने मुद्दे रखने के लिए इनको मतदान प्रणाली के तहत, तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष एक वास्तविक संगठन के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वर्तमान परिदृश्य में भी क्या है, प्रासंगिकता बनी हुई है। नमस्कार।